और फिर बना डाली वो मास्टरपीस मूवीज़ जिनकी वजह से भारत ही नहीं वर्ल्ड सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेट फिल्म मेकर्स में उनका नाम शामिल हो गया। सन 2005 में प्यासा फिल्म को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 ऑल टाइम ग्रेट बेस्ट मूवीज की लिस्ट में शामिल किया। शराब और स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज के डेडली कॉम्बिनेशन ने उनकी जान ले ली और इस तरह शादीशुदा जिंदगी के तनाव ने दो प्रतिभावान कलाकारों को वक्त से पहले दुनिया से छीन लिया। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। दोस्तों, ये नज़्म मशहूर शायर कैफी आज़मी ने भारतीय सिनेमा के उस लेजेंडरी आर्टिस्ट, उस महान कलाकार के लिए लिखी थी जिन्हें हम गुरुदत्त के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यूं तो भारतीय सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर कई कलाकार आए और चले गए, पर कुछ चंद फनकार ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप जितना जानते हैं उतना ही आपकी दिलचस्पी उनकी मैस्मराइजिंग पर्सनैलिटी में, उनकी उस अलग दुनिया में बढ़ती चली जाती है। कुछ ऐसी ही शख्सियत थी गुरुदत्त साहब की। एक्टर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर एंड प्रोड्यूसर गुरुदत्त एक ऐसे फनकार रहे जिन्हें जीते जी कभी वो नाम, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तो आज हम जानेंगे कि कैसे गुरुदत्त साहब ने सिर्फ 39 साल की छोटी सी उम्र में संघर्ष से सफलता तक का सफ़र तय किया और कैसे अपनी मेहनत, हुनर और कला के दम पर वो इबारत लिख डाली जिसे बड़े बड़े कलाकार पूरी जिंदगी खपाने के बाद भी नहीं लिख पाते। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर से, जहां 9 जुलाई 1925 को ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। गुरुदत्त जी को जानने वाले कई लोग उन्हें उनके नाम और बंगाल के कल्चर से उनके लगाव के चलते उन्हें बंगाली समझते हैं, जबकि असल में वो बेंगलोर में पैदा हुए थे और उनका असली सरनेम दत्त नहीं पादुकोण था। गुरुदत्त ने अपने बचपन के प्रारंभिक दिन कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में गुजारे और बंगाली संस्कृति की उन पर इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। बचपन में गुरुदत्त जी दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों की परछाई से तरह तरह की शेप्स बनाते रहते और यहीं से डांस और आर्ट में उनका इंटरेस्ट पैदा हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर फिर भी घरवालों ने 1941 में 16 साल की उम्र में उन्हें डांस, ड्रामा और म्यूज़िक की ट्रेनिंग के लिए उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर अल्मोड़ा भेजा। पर 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण सेंटर बंद हो गया और गुरुदत्त वापस अपने घर लौट आए। उनकी ट्रेनिंग तो पूरी नहीं हुई, पर डांस और म्यूजिक के कई ज़रूरी सबक उन्हें मिले जो आगे चलकर उनके बहुत काम आए। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और गुरुदत्त ने पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। यूं तो गुरुदत्त ने प्रभात फिल्म कंपनी को बतौर एक कोरियोग्राफर ज्वाइन किया था, लेकिन उनसे एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी लिया जाता था। यहीं पर काम करते हुए उनकी मुलाकात फिल्म एक्टर रहमान और देवानंद से हुई, जो आगे जाकर उनके बहुत अच्छे दोस्त बने। देवानंद से उनकी पहली मुलाकात का किस्सा भी बड़ा ही फनी है। एक बार गुरुदत्त जी के वॉशरमैन यानी धोबी ने उन्हें गलती से उनकी शर्ट की जगह किसी और की शर्ट भेज दी और गुरुदत्त साहब जल्दी में वही शर्ट पहन के प्रभात कंपनी की पार्टी में चले गए। उसी पार्टी में देवानंद भी थे और जब उन्होंने गुरुदत्त को अपनी शर्ट पहने देखा तो पूछा, ये शर्ट आपने कहाँ से ली है? गुरुदत्त ने जब पूरी बात बताई तो दोनों इस अजब इत्तेफाक पर खूब हंसे और इस इंसिडेंट के बाद दोनों गहरे दोस्त बन गए। इनफैक्ट प्रभात में काम करते हुए ही देवानंद और गुरुदत्त ने एक दूसरे से वादा किया था कि जो भी पहले सक्सेसफुल हुआ वो दूसरे को अपनी फिल्म में चांस देगा। देवानंद ने कहा कि जब भी वो हीरो बने तो उनकी फिल्म के डायरेक्टर गुरुदत्त होंगे और गुरुदत्त ने कहा था कि अगर वो डायरेक्टर बने तो उनकी पहली फिल्म के हीरो देवानंद होंगे। जब देवानंद एक एक्टर के रूप में मशहूर हुए तो उन्होंने अपना वादा निभाते हुए अपने प्रोडक्शन हाउस नवकेतन की फिल्म बाजी में गुरुदत्त को डायरेक्टर लिया। 1951 में रिलीज हुई बाजी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और गुरुदत्त पूरी तरह से कमर्शियल फिल्मों के डायरेक्टर के रूप में जम गए। बाजी फिल्म के दौरान ही उनकी मुलाकात उस समय की मशहूर प्लेबैक सिंगर गीता रॉय से हुई, जिनसे गुरुदत्त साहब ने बाद में शादी की और इस तरह गीता रॉय बन गई गीता दत्त। इसके बाद गुरुदत्त जी ने कुछ क्लासिक कॉमेडी फिल्में बनाई, जैसे 1954 में आई आर पार और 1955 में आई मिस्टर एंड मिसेस 55।
उन्होंने कई नए कलाकारों को अपनी फिल्मों में चांस दिया और स्टार बनाया, जैसे वहीदा रहमान, शकीला, श्यामा, माला सिन्हा और कुमकुम। अगर आप भी बीते ज़माने की इन खूबसूरत अदाकारों के स्टार बनने की कहानी जानना चाहते हैं तो इनके बायोग्राफी वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। गुरुदत्त को एक टाइमलेस या अपने समय से काफ़ी एडवांस फिल्म मेकर कहा जाता है। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों के लिए ऐसे सब्जेक्ट चूज़ किए जिनका उस समय बहुत कम लोगों को आइडिया था, पर आज ये सब्जेक्ट बहुत रेलेवेंट हैं। म्यूजिक गुरुदत्त की फिल्मों का एक मजबूत फैक्टर रहा और उनकी सभी फिल्मों के ज़्यादातर गीत सुपरहिट रहे। उनकी फिल्मों के कुछ सुपरहिट गीत हैं। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। ऐसा ही एक और गीत है, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। 14वीं का चांद फिल्म का एक गीत जो बहुत मशहूर हुआ वो था, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। इसके अलावा उनकी फिल्मों के कुछ मशहूर गीत हैं, कभी आर कभी पार लगा तीरे नज़र, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना और ये लो मैं हारी पिया। कॉमर्शियली एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स पर फिल्म बनाने का फैसला किया जो उनका सपना था और फिर बना डाली वो मास्टरपीस मूवीज़ जिनकी वजह से भारत ही नहीं वर्ल्ड सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेट फिल्म मेकर्स में उनका नाम शामिल हो गया। सबसे पहले बात करते हैं प्यासा फिल्म की, जिसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट कश्मकश नाम से गुरुदत्त जी ने स्ट्रगल के दिनों में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर लिखी थी। कहा जाता है कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वो इस कहानी को लेकर कई फिल्म मेकर्स के पास गए, पर किसी ने भी उनकी स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर जब वो एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर बने तो उन्होंने खुद इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिल्म बनाने का फैसला किया और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से फिल्म के नायक का सीरियस रोल निभाने के लिए बात की। पर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर दोनों में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और इसी के चलते जब दिलीप कुमार साहब वादा करके भी मुहूर्त शॉट पर नहीं आए तो गुरुदत्त जी ने खुद इस रोल को निभाने का फैसला किया और 1957 में प्यासा जैसी ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक मूवी बना डाली। सन 2005 में प्यासा फिल्म को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 ऑल टाइम ग्रेट बेस्ट मूवीज की लिस्ट में शामिल किया। इसके बाद 1959 में आई फिल्म कागज के फूल, जो अगेन वर्ल्ड सिनेमा की एक मास्टरपीस कही जाती है, पर उस समय शायद ऑडियंस इस तरह के मैच्योर कंटेंट के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ये फिल्म कमर्शियल सक्सेस के मामले में फ्लॉप रही। पर आज इसे वर्ल्ड सिनेमा की ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक मूवीज में गिना जाता है। कागज के फूल फ्लॉप होने के बाद उनके प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्में कमर्शियल सक्सेस को ध्यान में रखकर बनाई गई और जबरदस्त हिट रही, जैसे 14वीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम। पर उस एक फ्लॉप फिल्म का गुरुदत्त साहब पर इतना गहरा असर हुआ कि बाद की फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन नहीं करने का फैसला किया। कागज के फूल उनके डायरेक्शन में बनी आखिरी फिल्म थी। प्यासा और कागज के फूल, इन दोनों फिल्मों में गुरुदत्त साहब की डायरेक्टोरियल एक्सीलेंस की आज भी दुनिया भर में तारीफ होती है। इनफैक्ट इन दोनों फिल्मों को दुनिया भर में कई अवार्ड एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस ने दुनिया की टॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया है। इन फिल्मों में न सिर्फ सब्जेक्ट, एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग की तारीफ होती है, बल्कि टेक्निकल एक्सीलेंस इन लाइट एंड शेड इफेक्ट, क्लोजअप शॉट्स और सिनेमेटोग्राफी को भी दुनिया भर में सराहा जाता है। प्यासा और कागज के फूल, इन दोनों फिल्मों को गुरुदत्त जी की अपनी खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड बताया जाता है। प्यासा एक ऐसे शायर की कहानी है जिसे जीते जीते कोई नाम और शोहरत नहीं मिलती, पर उसके मरने की खबर आते ही लोग उसकी नज़में हाथों हाथ खरीद लेते हैं और वो फेमस हो जाता है। दूसरी ओर कागज के फूल फिल्मी दुनिया की क्रूअल रियलिटी को दिखाती है कि कैसे एक फिल्म डायरेक्टर जब सक्सेसफुल होता है तो सब उसकी खुशामद करते हैं, पर जब पर्सनल लाइफ इश्यूज के चलते उसकी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो उसे साइडलाइन करके भुला दिया जाता है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली गुरुदत्त साहब की रियल लाइफ भी कुछ ऐसी ही रही। उनकी फिल्म मेकिंग आर्ट को जीते जी वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, पर उनके जाने के बाद आज
उनकी एक्टिंग, फिल्म मेकिंग आर्ट और स्किल्स की दुनिया भर में तारीफ होती है। इनफैक्ट उनकी ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक मूवीज जैसे प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम पर बेस्ड चैप्टर्स को कई फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, गुरुदत्त जी ने सिर्फ 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अननेचुरल डेथ की एक बड़ी वजह उनकी डिस्टर्ब पर्सनल लाइफ बताई जाती है। सन 1957 और 59 के दरमियान जब उन्होंने प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में बनाई तो फिल्म के नायक की तरह ही उनकी पर्सनल लाइफ भी बड़े उतार और चढ़ाव से गुजर रही थी। इन दोनों फिल्मों की हीरोइन वहीदा रहमान से उनकी नज़दीकियों के चलते उनकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ने लगा था और उनकी पत्नी गीता दत्त उनका बंगला छोड़कर अलग रहने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी बहुत दिल से बनाई गई फिल्म कागज के फूल के बुरी तरह फ्लॉप होने से उन्हें गहरा सदमा लगा था। इस फिल्म से उन्हें करोड़ों का नुकसान भी हुआ था। हालांकि आर्थिक नुकसान की भरपाई बाद की फिल्मों से हो गई थी, पर ऑडियंस के इस रिजेक्शन से वो शायद उभर नहीं पाए थे। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को लेकर काफ़ी तनाव में थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करने लगे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी गीता दत्त बच्चों को लेकर उनसे अलग रहने लगी और माना जाता है कि इन सब कारणों के चलते वो गहरे डिप्रेशन से गुजर रहे थे। अपने आखिरी सालों में गुरुदत्त किस तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे थे, इस बात का अंदाज़ा आप इस घटना से लगा सकते हैं कि जिस बंगले को उन्होंने इटली से मार्बल मंगा के सजाया था, उस बंगले को तनाव के दिनों में उन्होंने मजदूर बुलाकर तुड़वा दिया और ज़मींदोज़ कर दिया। बच्चों से मिलने को लेकर अक्सर फ़ोन पर उनका पत्नी से झगड़ा भी हुआ करता था। 10 अक्टूबर 1964 की सुबह को गुरुदत्त पेंडर रोड, बॉम्बे में अपने बेडरूम में मृत पाए गए। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी और उसके बाद ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली। शराब और स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज के डेडली कॉम्बिनेशन ने उनकी जान ले ली। कई लोग उनकी मौत को एक एक्सीडेंट मानते हैं क्योंकि उनकी कई फिल्में पेंडिंग थी। इनफैक्ट उनका अगले दिन का शेड्यूल भी फिक्स था और वो उनके प्रोडक्शन में बन रही फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की हीरोइन माला सिन्हा से और राज कपूर से मिलने वाले थे। पर कई लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने आत्महत्या की थी क्योंकि इससे पहले भी वो 2 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुके थे। खैर, वजह जो भी रही हो, पर इस तनाव के चलते एक प्रतिभावान कलाकार वक्त से पहले दुनिया को छोड़कर चला गया। उनकी मौत के 8 साल बाद 20 जुलाई 1972 को उनकी पत्नी गीता दत्त ने भी सिर्फ 41 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। गीता दत्त 1950s और 60s की जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी और उन्होंने कई यादगार गीत गाए हैं, जैसे वक्त ने किया क्या हंसी सितम, बाबूजी धीरे चलना और ऐ दिल मुझे बता दे, और ऐसे ही बहुत से सुरीले नगमे। ऐसा कहा जाता है कि गुरुदत्त जी के साथ उनकी डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ ने ही पहले उनका सिंगिंग करियर और बाद में उनकी जिंदगी भी छीन ली, और इस तरह शादीशुदा जिंदगी के तनाव ने 2 प्रतिभावान कलाकारों को वक्त से पहले दुनिया से छीन लिया। अगर आप गीता दत्त जी की लाइफ पर या किसी अन्य कलाकार की जिंदगी पर बायोग्राफी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें डीप रिसर्च के बाद इस तरह के वीडियोस आप तक लाने का हौसला मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।